हर बार ऐसे लगा कि इसको क्विट करना चाहिए। वो भाई साहब जो है, मैं बात कर रही हूँ कुछ रिस्पेक्ट से, वो सुन ही नहीं रहा है। उसमें से एक तो ऐसा लंबा काला आदमी था, एक जोर से मुझे लगा दी, 5 उंगलियां छप गई थी। उसके साथ साथ मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया, एक फियर भी जागने लगा। सारिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है BI TV में। थैंक यू सो मच। तो सारिका जी, हमारा ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड का नाम है सक्सेस का महामंत्र। और मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस का जो महामंत्र है वो डेयरिंग है, वो रिस्क लेना है। क्योंकि हम डेयरिंग ही नहीं लेंगे, डेयरिंग लेने के बाद भले जाके पास हो फेल हो, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। परफेक्ट। लेकिन अगर डेयरिंग ही नहीं लूँगा तो पास होने की भी चांस खत्म, फेल होने की भी चांस खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस के लिए डेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सारिका जी कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करने के लिए आपने तो बहुत सारी डेयरिंग ली होगी, लेकिन कोई एक ऐसी डेयरिंग जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को पता चले तो उनको मोटिवेशन मिलेगा उससे, ऐसी कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करेंगे? सर, मेरी ज़िंदगी डेयरिंग से भरी हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बचपन से जो है ज़्यादा टॉकेटिव नहीं थी मैं, अपने आप में रहने वाली ऐसी लड़की थी। स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मैंने टाइकोंडो फर्स्ट डन मैंने किया, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर ज़िंदगी जो है धीरे धीरे जो है, मेरा कॉलेज होने के बाद मैंने BPEd किया। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट जॉब जो की थी एज अ जिम ट्रेनर। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे भी जिम ट्रेनिंग में करने के लिए लिटरली मैं रहती बेलापुर में हूँ। बेलापुर से मैं कुर्ला चेंज करती थी, फिर वहाँ से दादर चेंज करती थी, और फिर वहाँ से मैं बोरीवली उतर के बस पकड़ के बोरीवली कांदिवली के बीच में वो जिम था। वैसे जिम तो काफ़ी थे, लेकिन वो टाइम पे मैंने इतना ट्रैवल करके मैंने वो जॉब किया। वो अपने आप में एक वो टाइम का एक डेयरिंग ही था जो मैंने किया। और मेरी वो ज़िंदगी की पहली सैलरी मेरी आई थी जिम के द्वारा। तो उसके बाद मैंने टीचिंग फील्ड में मैंने एंट्री किया, जहाँ पे मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ। मराठी जो है वो मेरी मातृभाषा है, और इंग्लिश जो है वो कंप्लीट गोल थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी, समझ सकती थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने डेयरिंग करके कॉन्वेंट स्कूल में अप्लाई किया। अच्छा। सारी। और मेरा जो BPEd जो मैंने किया था, उसका रिजल्ट आने से पहले मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। अच्छा। तो वहाँ पे भी डेयरिंग मेरी ये है कि नॉर्मली मैं फुल स्लीव्स 3/4 या हाफ स्लीव्स प्रीफर करती हूँ। ये डेयरिंग वाली बात उतनी है नहीं, लेकिन अपने आप में डेयरिंग है। कुछ लेडीज़ जो सुनती होंगी वो समझ लेगी मुझे। मैं स्लीवलेस पहन के गई जस्ट टू शो कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में जा रही हूँ इंटरव्यू देने। और मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई, सामने इंटरव्यू और जो थी वो मिस वाज करके थी, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने वो क्रैक किया। अच्छा। और मुझे वहाँ पे जॉब लग गई। तो वहाँ पे ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक डेयरिंग वाला चीज़ था कि वहाँ पे जाना। नहीं तो लोगों को ये फियर रहता है कि मैं वहाँ पे कैसे परफॉर्म करूँगी, मैं कैसे बोल पाऊँगी। लेकिन मैंने वो डेयरिंग करके वहाँ पे गई, और वहाँ पे जाने के साथ बच्चों के साथ घुल मिल के मैंने मेरे इंग्लिश को भी बहुत बढ़िया कर लिया। अच्छा। वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस मैंने गेन कर लिया। तो वहाँ पे जब मेरी सिस्टर जो है, मेरी सिस्टर IT फील्ड से बिलोंग करती है। ठीक है, आज भी वो IT में ही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, US सेटल है। तो उसने मुझे बोला कि सारिका, ये एजुकेशन फील्ड में तू कितना ग्रो करेगी, कितना कर पाएगी, IT इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छा वो कर पाएगी, तो एक काम करना, तू इस फील्ड में क्यों नहीं स्विच करती है। तो बचपन से बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जो चाहती हूँ स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स टीचर करके मैंने जॉब की थी। वो मैं सब्जेक्ट टीचर नहीं थी, 2 मुझे दिया थे सब्जेक्ट, इंग्लिश, मराठी और हिंदी, पढ़ाने के लिए। वो मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं बच्चों को ना स्पोर्ट्स सिखा देती, तो वो मैं एंजॉय कर रही थी फील्ड। वो फील्ड छोड़ के मेरी सिस्टर के कहने पे कि नहीं, वो मेरी एल्डर सिस्टर है, नहीं वो बता रही है कुछ अच्छा है, चलो करते हैं, तो मैंने वो फील्ड छोड़ दी और मैंने जंप किया, रिज़ाइन किया मैंने वहाँ से। 3 साल मैंने जॉब की, छोड़ के मैंने IT इंडस्ट्री में जंप किया। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का वापस मैंने कोर्स लगाया, और वहाँ पे मैंने IT सर्टिफिकेशन भी लिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। तो ये दोनों चीज़ें की, और उसके साथ साथ मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया, एक फियर भी जागने लगा कि जो मैं नहीं कर रही हूँ, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं 4/7 लिटरली कोने में बैठ के रोती थी मैं
जब किसी को भी जब पता आपने नहीं है। आईटी का काम शुरू आईटी का काम शुरू किया, वो आपको पसंद नहीं था? पसंद नहीं था। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन सर, मैदान में जाओ, कूदो, मस्ती करो, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे ऑल द टाइम कंप्यूटर के सामने बैठो, टक 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 करो, बग्स निकालो, डेवलपर को बताओ, वो वापस भेजेगा, वापस उसको बताओ, अरे अरे नहीं इधर बग्स है। दिन भर वही 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 करके ना, मतलब मैं परेशान, मैं लिटरली बहाने ढूंढती थी, मैं कब यहाँ से उठूँ, मुंह देने चली जाती थी, ऐसे ही वॉशरूम चली जाती थी, ऐसे ही बाहर निकलती थी। तो मैं लिटरली 1.5 साल मैंने उसको झेला, इंडस्ट्री को। और फिर फाइनली मैंने कॉल लिया कि नहीं भाई, ये अपना लाइन नहीं है, ये अपने से नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो वहाँ से मैंने निकल के, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्केटिंग। मैंने खुद की अपनी एक मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की, और मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करके वहाँ पे मैंने बीइंग अ शाय पर्सन, मार्केटिंग में काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, बोलना होता है, वो सारी चीज़ें करनी होती है। तो वहाँ पे मैंने एक डेयरिंग की कि मैंने मार्केटिंग में जंप किया, और मार्केटिंग में जंप करके खुद का कंपनी स्टार्ट किया। वो भी लगभग मैंने 3.5 साल तक मैंने चलाया। और एक टाइम पे आके मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सैचुरेट हो गया, ये ग्रोथ नहीं, ये स्टैग्नेंट है। तो वहाँ पे आके हमने जो है कॉल लेके उसे भी मैंने वाइंड अप किया। और वही टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी आई रियल एस्टेट की। अच्छा। जो मेन डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे नॉर्मली फीमेल्स नहीं होती है। और आज की तारीख में तो लोग, चलो MBA कोई करके आता है, ऑनलाइन काफ़ी सारे जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो जाती है, ऑनलाइन लीड्स आ जाती है, और सब ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन वो टाइम पे वैसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सब ऑफलाइन था। वो टाइम मतलब कब की बात है ये? सर लगभग 2009-2010 2009 की बात है। ओके। तो वो टाइम पे ऑनलाइन वाला फंडा था नहीं, सब ऑफलाइन रहता था, व्हाट्सअप नहीं था, कुछ नहीं था। वो टाइम पे ऑफलाइन मतलब फिजिकली लोग आते थे, इंक्वायरी पूछते थे, हम लोग लेके जाते थे। अगर वो क्लिक होता है तो उसके ही रेफरेंस से और 2 आते थे, उसके रेफरेंस से 4 आते थे, और इस चीज़ से बिजनेस होता था। लेकिन वो इंडस्ट्री में जंप करना वो टाइम पे ये बहुत बड़ा डेयरिंग था, और वो डेयरिंग मैंने लिया। स्किल्स ज़ीरो था, नॉलेज ज़ीरो था, उस इंडस्ट्री मेन उसके पहले आपने जो मार्केटिंग का काम किया वो रियल एस्टेट से बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट थे वो कम्प्लीटली किचन, इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट थे। तो रियल एस्टेट से बिलोंग कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जब भी मैंने सोचा कि हम लोग ये करेंगे, तो जहाँ पे मैंने मार्केटिंग का हमारा ऑफिस था, उसी ऑफिस को हमने रेंट आउट किया, पहले उसका ब्रोकरेज लिया, और फिर वहाँ से निकल के हम लोग खारघर आए। ठीक है, तो 2009 की लगभग बात है। और रियल एस्टेट में मैंने जंप किया। रियल एस्टेट में आने के बाद भी क्या बताऊँ, इतने सारे एक्सपीरियंस मुझे आए, और हर बार ऐसे लगा कि इसको क्विट करना चाहिए। लेकिन वो डेयरिंग जो थी, वो डेयरिंग जो है लगातार चलती रही। और फर्स्ट मेरी जो डील क्रैक हुई, उस डील में भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई थी, तो कि मैंने ब्रोकर को बोला, भाई उसने बताया था कि मैडम ब्रोकरेज शेयर करना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने एकदम, ये क्या है, मुझे सब मालूम है, ये सब कुछ चलता नहीं है, ये सब चलेगा नहीं। आप एक काम करो, ये रहने दो, ये ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। पता कुछ नहीं था मुझे, मालूम कुछ नहीं था, लेकिन डेयरिंग करके मैंने उसको बोल दिया। वो भी बेचारा डर गया, बोला कि ठीक है मैडम रहने दो, मैं देख लूँगा, उसको मैं दे दूंगा, आप रहने दो, जाने दो। और उस हिसाब से मैंने वो मेरा फर्स्ट डील क्रैक किया था। अच्छा। फिर मैंने लैंड में काम करने का प्लान किया, क्योंकि रियल एस्टेट में हम लोग एक तो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, रीसेल, रेंटल है, न्यू प्रॉपर्टीज़ है, और लैंड में भी डील कर सकते हो। अभी लैंड में डील करने के लिए वो टाइम पे प्रोफेशनल ब्रोकर्स बहुत कम थे। आज की तारीख में काफ़ी प्रोफेशनल ब्रोकर्स है, हमें काफ़ी बड़े बड़े नाम है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम पे जो थे लोकल गाँव वाले जो थे, जहाँ की लैंड है तो वहाँ के लोकल गाँव वाले सब रहते थे। तो मैंने एक डील के लिए बहुत मेहनत की, और उसके साथ में मतलब वो जो पूरा टीम था, क्योंकि वो डीलिंग जो थी किसी फ्लैट की डील नहीं थी कि यहाँ से एक ब्रोकर है, वहाँ से एक ब्रोकर है, या फिर मैं अकेली ब्रोकर हूँ, ऐसा नहीं था। वो टाइम पे ऐसा था कि हम लोग 8 से 10 लोग थे। ठीक है, मेरा ऑफिस उन लोगों से पूरा भर जाता था। ठीक है, उसमें एक पूरे वाइट कपड़े पहन के, पूरा गोल्ड पहन के, एक पूरा काला, कोई लंगड़ा, कोई लंबे बाल, जैसे जो हम लोग विलन के अलग अलग कैरेक्टर जो मूवीज में देखते हैं, वैसे सब लोग मेरे साथ थे। और मैंने उनसे बहुत अच्छा रिश्ता रखा। मैंने उनके साथ कभी
कुछ किया नहीं, मतलब कुछ गलत चीज़ें हुई नहीं। लेकिन वो टाइम पे वो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। मैं टू व्हीलर पे चलती थी, टू व्हीलर पे कोई क्लाइंट आ गया तो उनको पीछे ही बिठाती थी। तो जो क्लाइंट कभी कभी कुछ गलत नीयत से कुछ कर भी देते थे, कभी कभी लगता था उठ के दो लगा दूं उनको, लेकिन वो चीज़ नहीं करती। चलो कस्टमर है मेरा भाई, ठीक है, जो अपने हिसाब से जैसे समझाना था मैंने उनको समझाया, वो समझ जाते थे। और वो टाइम पे भी मुझे ऐसे कोई और रहती तो शायद क्विट कर देती, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। फिर लैंड की डील में ये सारे लोग मेरे ज़िंदगी में आए, इन सारे लोगों के साथ भी काम किया। ऑलमोस्ट उस एक लैंड के डील के लिए मेरे 10 महीने लग गए, ऑलमोस्ट साल लग गया। डील तो क्रैक की थी, हम लोगों ने टोकन किया था, लेकिन हुआ यूँ कि जो एनओसीज थी, मतलब जिन लोगों ने उसमें पैसा डाला था, उनकी जो डिमांड थी, जो सेलिंग प्राइस है लैंड की, उससे कहीं ज़्यादा थी। तो वो डील क्रैक होना इम्पॉसिबल था। बावजूद वो टोकन वगैरह ट्रांसफ़र हो चुका था, दिया था, लेकिन वो डील क्रैक हो नहीं पाया। और ये सारे लोगों के माहौल में मैंने जो है खुद को डेवलप किया, इन सारे लोगों में मैं रही, जिसमें मतलब मैं बोलूँ तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पुलिस में एकदम उनका फोटो लगाया हुआ है, और ये अगर मिल जाए तो ऐसा सब, वो एकदम वांटेड टाइप वैसी पब्लिक के साथ मैंने काम किया था वो सब। और वो एक एक्सपीरियंस होने के बाद एक लेवल पे तो ऐसा भी हुआ था, नॉर्मल नॉमिनल रेसिडेंशियल डील थी जहाँ पे मेरे क्लाइंट ने टोकन अमाउंट दी, और वो टोकन अमाउंट वो बाद में उसने कैंसिल की डील, तो वो टोकन अमाउंट रिफंड चाह रहा था। और उस टोकन अमाउंट के लिए मुझे फ़ोन पे कुछ आंसर मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं फिज़िकली वहाँ पे गई थी सामने वाले से बात करने। और वहाँ पे हुआ यूँ कि वो भाई साहब जो है, मैं बात कर रही हूँ कुछ रिस्पेक्ट से, वो सुन ही नहीं रहा है। और नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं उनको मालूम होगा, नहीं मुझे नहीं, आप डेवलपर को पूछो ना, इधर पूछो, ऐसे ऐसे। और डेवलपर के पास मैं जाके आई हूँ ना भाई, वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहे, वो तुम्हारा नाम ले रहे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो इधर उधर की बात कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है। तो धीरे धीरे ना मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया। और फिर वो जब भी वो निकल रहा था दुकान से, तो हम लोग, उसने दुकान के बाहर आया, वो शटर नीचे कर रहा था, वो टाइम पे मैंने उसको धक्का दे दिया। अरे मैं बात कर रही हूँ, तुमसे सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो उसको लग गई बात कि एक लड़की ने उसको धक्का दे दिया, तो उसने फ़ोन कर दिया अपने भाई को। वो भाई साहब भी जैसे पता नहीं कौन सी गैंग को मारने हैं, 8 लोगों को लेके आ गए। उसमें से एक तो ऐसा लंबा काला आदमी था, एक जोर से मुझे लगा दी, 5 उंगलियां छप गई थी मेरे मुंह पे। और मुझे भी ऐसे लगा था कि मैं भी एक कस के लगा दूं दूसरी, लेकिन वो 8 लोग थे। मुझे पता था अगर मैं हाथ उठा दूं ना भाई साहब, मैं तो इधर गई, मेरी हालत होने वाली है। तो वो केस में जो है मैंने थोड़ा दिमाग यूज़ किया कि भाई थोड़ा शांत हो जा सारिका। और वहाँ पे ऐसा था कि कोई मेरे गाड़ी की चाबी निकाल रहा है, कोई जो है मेरा 4 व्हीलर था वो टाइम पे, तो 4 व्हीलर के टायर का हवा कोई निकालने की कोशिश कर कि ये जा नहीं पाए, ये इधर रह जाए, चाबी लेके इसका कुछ कर दे, तोड़ दे, फोड़ दे, फेंक दे, या जो भी है, ये प्लान में सब लोग थे। तो मैं कोशिश कर रही थी ये सब ना हो, मुझे यहाँ से ईजिली शान से ही निकलना है, ऐसा रो धो के तो निकलना है नहीं, ठीक है। मार तो खाया था बट ऑब्वियस, लेकिन वो चाबी मैंने एक से खींच ली, वो जो टायर की आवाज़ निकल रहा है उसको धक्का दिया, 8 लोगों को इधर उधर से ये कर रही हूँ। वो बाजू वाले भी जो शॉपकीपर्स है, वो बाकी भी सब लोग देख ही रहे तमाशा, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। मैंने बोला यार एक लड़की है, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई नहीं आया। और वो सब मैंने माजरा कैसे तो करके बैलेंस करके वहाँ से मैं निकली। वहाँ से उनको लगा मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, वहीं पे पुलिस स्टेशन चले गए। अच्छा। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, XYZ इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो लगा कि उन्हीं में से कोई फ़ोन कर रहा है। अच्छा। तो पहले तो मैंने हंस दिया फ़ोन पे, ठीक है, कि भाई साहब ये रहने दो अभी आप, ठीक है, ये जो भी हुआ ना, और मुझे ये दबाने की कोशिश मत करो। ये भी एक डेयरिंग थी अलग, ठीक है, मार खा के तो आई थी बावजूद। तो वहाँ पे फिर वो कंटिन्यू बोलते रहे, लेकिन मुझे लगा कि ये फेक ही कॉल है। फिर दोबारा जो कॉल आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये पुलिस स्टेशन से ही कॉल है। तो मैं फिर पुलिस स्टेशन पहुंची, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सारा मसला हुआ, जो भी है सब चीज़ें हुई। तो ये जो है ना, ये विदाउट डेयरिंग नहीं हो सकता है। करेक्ट, ठीक है। और वो जो झगड़ा किया था ना मैंने, वो मेरे क्लाइंट के पैसे के लिए किया था, मेरे सर्विस चार्जेस के लिए नहीं किया था, ठीक है। और जो भी है ना ज़िंदगी में,
कोई भी चीज़ हो, जैसे अभी आज मैं यहाँ पे 14 से 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में आके। जब भी मैंने जंप किया ना तभी मुझे कोई नॉलेज भी नहीं था इसके बारे में, कोई स्किल कुछ इसके मतलब कुछ भी मालूम नहीं था, ABCD कुछ नहीं आती थी। लेकिन मैंने जंप की, लोग वही डर जाते हैं। आप काफ़ी सारे देखो ना, किताबी नॉलेज बहुत रहता है, वो टैलेंटेड भी रहते हैं, ठीक है, उनको कैलकुलेशन भी ज़बरदस्त आता है, सब बताएंगे, ये ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वो होगा, वो सब बताएंगे। और जब भी बोलेंगे ना ये करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं यार करेंगे नहीं, लेकिन ये हो सकता है। तो वो करेंगे नहीं ना, वहाँ पे डेयरिंग की ज़रूरत है। Correct. और जो करेंगे करके डेयरिंग ले लेंगे ना तो ही ज़िंदगी चेंज हो सकती है। करेक्ट। अपना डेयरिंग ही सबसे जो है बेहतरीन है, और डेयरिंग लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। विदाउट डेयरिंग ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। आप डेयरिंग रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और वो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली होगा। एब्सोल्युटली। मेरे लिए हुआ है, सबके लिए होगा, आपके दर्शकों के लिए भी होगा डेफिनेटली। तो सारिका जी, आपकी ये जो स्टोरी रही है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि आप एक टीचर थी, और टीचर से जो है आप काम करते करते कोई ऐसा माहौल बन गया कि अब आपको रियल एस्टेट में काम करना है। और मैं सोच सकता हूँ कि कैसे, क्या कोई टीचर प्रोफेशन का भी व्यक्ति रियल एस्टेट के बिजनेस में आकर, और इतनी सारी मुसीबतों को, वो भी एक लेडी आती है इस प्रोफेशन में, और इतनी सारी मुसीबतों के होते हुए भी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका लास्ट इंसिडेंट अगर किसी और लेडी के साथ हुआ होता, फिर दोबारा उसने रियल एस्टेट की तरफ कदम नहीं रखा होता। एग्जैक्ट, बहुत बड़ा था सर, वो कोई देखता ना, वो बहुत बड़ा सीन था वो। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा था। लेकिन आपकी ये जो स्टोरी है डेफिनेटली बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सारिका जी। जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ को इस मुकाम पर लेके आ गई हैं, अब आपको क्या लगता है, अब इस मुकाम में आने के बाद आपको क्या महसूस होता है? इतने साल आपने रियल एस्टेट में दे दिए, नाउ व्हाट आर यू फीलिंग? सर मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सक्सेस पाया है, क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन हर किसी का अलग अलग होता है। करेक्ट। तो मेरे लिए जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो मैंने पा लिया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं जी रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। स्पोर्ट्स में कुछ करना चाह रही थी लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं हो पाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बोल सकते हो, क्योंकि फील्ड पे जाना पड़ता है। यहाँ पे मारामारी भी होती है। बोल सकते हो, टाइकोंडो मैंने किया है तो उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ना जिंदगी, इसलिए ऊपर वाले ने वो मौका दिया होगा। तो वो भी हो गया वहाँ पे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लोग थे तो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सर सक्सेस डेफिनेटली मैंने लिया है, और मैं ज़िंदगी को लेके बहुत खुश हूँ। मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, बहुत बढ़िया, खुल के सांस ले रही हूँ। फैंटास्टिक। तो सारिका जी, जिस प्रकार से आपने ये डेयरिंग दिखाई है, ये डेयरिंग वाकई में हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, और हो सकता है कि आपकी इस डेयरिंग को देखकर वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ डेयरिंग करें, और जिस सक्सेस को हासिल करना है वो सक्सेस को हासिल करें। डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया। मैं तो वही विश करूँगी कि डेयरिंग करो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, होगा या तो नहीं होगा। एब्सोल्युटली। नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सीख ही लोगे, कुछ एक्सपीरियंस ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और अगर हो गया तो फिर क्या मेरे जैसा खुले सांस लोगे, और क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Right. सारिका जी, हमारा ये जो चैनल है BITV, ये बिजनेस ओनर्स के लिए हमने चैनल बनाया है, और हाल ही में हमने एक बिजनेस ओनर के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसका नाम है BITV गोल्ड मेंबर। ओके। जहाँ पर हम एक बिजनेस ओनर को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन कर रहा है, जो कर रहा है वैसी एक्टिविटी करवाते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जो अगर वो व्यक्ति कर रहा है और उसको करके वो चीज़ बना है, अगर मैं भी करता हूँ तो वो चीज़ करके मैं भी वो बन जाऊँगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं जहाँ पर एक छोटा बिजनेसमैन वो एक्टिविटी करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, अगर वो सीरियसली वो एक्टिविटी को करे, जिसका नाम BITV गोल्ड मेंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बिजनेसमैन को हमारे साथ में एज अ BITV गोल्ड मेंबर बनना है तो उसके लिए डेयरिंग लेनी पड़ेगी। और मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि BITV गोल्ड मेंबर क्या है, और कैसे एक बिजनेसमैन BITV गोल्ड मेंबर बन के अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। उसके बारे में सारिका जी के साथ मेरी डिटेल में चर्चा होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक के द्वारा आप BITV गोल्ड मेंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन विद सारिका जी, आप ये वीडियो हमारे साथ में देख सकते हैं। सारिका जी, आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमको बताया, हमारे दर्शकों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।